नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों से, जहां पन्ना में फसल काटने और जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। इसमें करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। विवाद में हवाई फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। मामला जिले के अजयगढ़ की ग्राम पंचायत तलाश का है, जहां यादव परिवार और अहिरवार परिवार के बीच धान काटने को लेकर विवाद हो गया है और इस दौरान जमकर लाठियां चली है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है, साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमित खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए विजय जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और आज धान कटाई को लेकर अहिरवार परिवार और यादव परिवार में एक दूसरे में जमकर लाठी डंडे चले हैं और करीब 1 दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर दिया है। इनमें 3 लोगों को अति गंभीर चोटें आई हैं, जो फ्रैक्चर है, सिर में भी चोटें आई हैं। इसमें हवाई फायर भी किया है। तो पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया है। पुलिस विवेचना कर रही है। हालांकि अभी जो घायल हैं वही आरोपी हैं, इसलिए पुलिस ने अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। पहले इलाज जारी है, इलाज के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो सकेगी। जी विजय। शुक्रिया अमित इस तमाम बातचीत के लिए। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, विवाद में दोनों पक्षों के करीब 12 लोग घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीन विवाद को लेकर यह मामला सामने आया है। इधर मुरैना में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 4 दिन की एक नवजात बच्ची का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। मामला मुरैना के जिला अस्पताल का है, जहां 4 दिन पहले एक बच्ची ने जन्म लिया था। बच्ची की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल के ही SNCU में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने इस नवजात बच्ची को दूध पिलाने के लिए उसकी मां को सौंपा था, लेकिन बच्ची वापस मिली तो वो मर चुकी थी। बच्ची के नाक और मुंह से खून निकल रहा था, साथ ही गले पर गला दबाने के निशान भी मिले हैं। मृतक बच्ची की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। डॉक्टर ये आशंका जता रहे हैं कि बच्ची पैदा होने पर उसके माता पिता नाखुश थे और शायद इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की बात की है। वहाँ ड्यूटी पे मौजूद डॉक्टर साहब अंशुल तोमर साहब ने उसको देखा और पुलिस को सूचना दी कि ये ऐसे बच्ची है जिसको संभवतः गला दबा के मारा गया है, और उसका फिर कोतवाली में पूरी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पोस्टमार्टम में भी गला दबाने की पुष्टि हुई है। क्या लग रहा है कि लोगों ने उसकी हत्या की है? क्या पता चल पा रहा है कुछ? ऐसा लग रहा है कि बच्ची होने की वजह से वो नाखुश थे, इसलिए उन्होंने बच्ची को गला दबा के मार दिया। जिला अस्पताल में एक डिलीवरी हुई थी 4 दिन पूर्व। बच्ची की तबीयत थोड़ी खराब थी, इस संदर्भ में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका PM कराया गया। PM में जो मामला है वो संदिग्ध पाया गया है। जो PM रिपोर्ट है वो अभी अप्राप्त है, तो अभी जो थाना प्रभारी कोतवाली है वो PM रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट होगी वो उसके अनुसार जो है वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्येंद्र, एक मासूम बच्ची का गला घोंटकर उसके माता पिता ने हत्या की, ऐसा आरोप लगा है। क्या माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया? जी बिल्कुल। अगर चंबल अंचल की बात की जाए तो इस तरह के घटनाक्रम पहले भी आते थे, लेकिन अब ये जो मामला है, जिस तरीके से 4 दिन की बच्ची है और उसके माता पिता बेटी का जन्म होने पर नाखुश थे, तो उन्होंने जब SMC वार्ड में उसको रखा गया था, तो और उसके जब दूध पिलाने के बहाने डॉक्टर ने उसको दिया, तो चूंकि गला दबा के और गले के निशान आए, लेकिन ये अभी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और PM रिपोर्ट आने का इंतजार है। जैसे ही PM रिपोर्ट आती है, PM रिपोर्ट के आने के बाद ही परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। और पुलिस अभी ये कह रही है कि चूंकि जांच का भी एक पहलू जांच का है, चूंकि परिजनों का कहना ये था कि जब वो दूध पिलाने के लिए ले गए थे तो उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी। हालांकि डॉक्टरों ने बड़ी पॉलिसी से और परिवार वालों को वहाँ बुलाया, तो जब उसकी जाँच की तो उसमें जो चोट के निशान थे वो चोट के निशान पाए, जब उसका PM कराया गया। हालांकि अभी उसका PM नहीं हुआ है। जी शुक्रिया सत्येंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दूध पिलाने के बहाने उसको दिया गया था, लेकिन
अब पुलिस ये कह रही है कि पूरे मामले में विवेचना की जा रही है। माता पिता ने इसे मारा है या पहले से ऐसी स्थिति थी, क्या था, पुलिस जांच कर रही है। और अब बात मासूम प्रहलाद की, जिसे बचाने के लिए दुआओं का दौर जारी है। बोरवेल में गिरे बच्चे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पृथ्वीपुर के सेतपुरा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल के जरिए बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मौके पर मौजूद है कलेक्टर। 52 फीट से ज्यादा का गड्ढा किया जा चुका है। कलेक्टर कह रहे हैं 65 फीट तक गड्ढा किया जाएगा, तब जाकर उस तक पहुंचा जाएगा। मासूम प्रहलाद को निकालने के लिए तस्वीरें आप दिख रहे हैं। लगातार कोशिश चल रही है, हर जगह हर संभव कोशिश की जा रही है। टनल खोदने का काम अब किया जा रहा है। टनल के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो लगभग 40 घंटे हो चुके हैं और ये बच्चा उस गड्ढे में है। ग्राउंड जीरो पर IBC 24 है। लगातार पुलिस प्रशासन, NDRF, SDRF, सेना के जवान लगे हुए हैं। महेंद्र कुशवाहा हमारे संवाददाता अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, लगभग हम ये हर बार तस्वीर देख रहे हैं और ये सुन रहे हैं कि थोड़ी देर और कितना और समय लगेगा महेंद्र इसमें? जी, बता दूं कि जिस तरह से जो प्रशासन अभी यहाँ कार्रवाई में लगा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रहा है, जिस तरह से खोदा जा रहा है, तो उसमें उनका अंदाजा लगाने जा रहा है कि किस तरह से कितना समय उसमें लग सकता है। लगभग तो अभी जो बताया जा रहा है 58 अभी तक फीट तक खोदा जा चुका है और उसके बाद जो 60 फुट होना चाहिए, उसके बाद जो टनल बनाना है वो उसकी भी 20 फुट की गहराई की वो जो काम होगा वो उसके बाद किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी पहले जो गड्ढा है जो 60 फीट का खोदना है वो उसमें अभी कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सारे अधिकारी जो SDRF है सभी लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। जहाँ पे लोग हैं जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वहाँ अभी भी अपने गाँव के घर तक नहीं पहुँचे हैं। अपने घर के गांव के बाहरी जो खेत है वहाँ पे अपने कंबल लेके वहाँ लेटे हुए सो रहे हैं और जाग रहे हैं। उसका शादी दुआ कर रहे हैं कि वो पहला जो है 3 साल का जो बच्चा मासूम बोरवेल में वहाँ सुरक्षित निकला है। जब आप उसको वापस गाँव में उस पहला को खेलते हुए देखने चाहते हैं। लगातार इस ऑपरेशन अभी चल रहा है और लगातार जो जारी है उसका जो लगता है कि लगभग जो समय है, सीमा है, जो अभी अधिकारी भी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कितना समय और लग सकता है। जी महेंद्र, कलेक्टर कह रहे थे कि लगभग 7-8 घंटे और लग जाएंगे। 7-8 घंटे में से 5 घंटे खत्म हो चुके हैं। अब और कितना समय लगेगा? क्या SDRF, NDRF की टीम कुछ कह रही है? जी, SDRF की टीम के जो NDRF की टीम के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो कि मिट्टी जो कि हार्डली है उसको खोदने में जो कि परेशानी कहीं ना कहीं मिट्टी नमी होने के कारण जो कि उसको खोदने में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। लेकिन वो लगातार उनका प्रयास है कि जिस तरह से जो गड्ढा है वो उसको खोदने का लगे हुए हैं। अभी 58 खोदने के बाद भी अभी उनका काम जारी है और उनका जो 60% जो 60 फीट है उनका खोदने का काम जो है वो अभी लगातार कर रहे हैं। और उसके बाद जो टनल है जो 20 फीट का टनल बनाया जाएगा, जो सुरंग बनाई जाएगी 20 फीट की बनाई जाएगी, उसमें बल्लियों को लगाकर उसमें जो कार बच्चों जो कि नॉर्मली बारबेट ना हो उसके लिए उन्होंने नॉर्मल मैनुअली काम पर कर्मचारियों को करना पड़ेगा, जो कि हाथों से उसको टनल को बनाया जाएगा जो कि 20 फीट की रहेगी। उसके बाद बच्चे तक पहुंचा जाएगा। अभी उनका कहना है कि बच्चे का अभी भी चूँकि बच्चा अभी सुरक्षित है, अभी ठीक है, उसके लगातार उनका भी उनके मूवमेंट्स जो कि जो CCTV कैमरे में बच्चों के देखे जा रहे हैं, लगातार अधिकारी उनके नज़र रखे हुए हैं और उनका कहना है कि वो जल्दी इसमें बच्चे तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। जी महेंद्र, कैमरामैन से ज़रा कहिए, ज़रा तस्वीरें हमको दिखाएं, क्योंकि कितना काम हो चुका है। दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या स्थिति है वहाँ, क्या हो रहा है। लगातार अपडेट तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि लगभग 55 फीट के आसपास गड्ढा यहाँ कर चुके हैं टीम के जवान और साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि उस तक पहुँचा जाए। कैमरामैन से कहिए ज़रा तस्वीरें दिखाएँ।
बिल्कुल, मैं अपने लोग कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, जो कि गड्ढे खोदने का कार्य चल रहा है, वो उसको अपने कैमरे से दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, वो जो देखने के बेताब है। और बासाती पहलात के लोग दुआ कर रहे हैं कि पहलात जल्दी ही उससे सुरक्षित बाहर निकल आए और वो वहाँ के लोगों के गाँव में जो खेतों में फिर से एक बार दौड़ने और केस खिलाता हुआ देखते हुए लोगों को मिले। तो साथ ही अभी रेस्क्यू चल रहा है, वो जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी भी 2 जो कि पोकलैंड मशीन है, 2 ऊपर रखी हैं और 2 नीचे लगी हुई हैं। एक खुदाई का काम कर रही है तो एक मिट्टी फेंकने का ऊपर काम कर रही है, और दोनों मशीनें जो हैं ऊपर से जो मिट्टी निकालने का काम कर रही है और साइड में निकाल रही हैं। लगातार अभी भी जो खुदाई चल रही है और लाइट का भी प्रॉब्लम बीच में हुई थी, लेकिन लाइट में उसको लगा दिया गया है, प्रॉपर लाइट हो चुकी है और बिल्कुल खोदा जा रहा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ग्रामीण हैं जो अभी भी पहलात के चेहरा देखने के लिए बैठे हुए हैं और वो उसके सामने जो लेटे हुए हैं, वो अभी भी पेड़ के नीचे अपनी छाँव के अंदर, जो कि सर्दी की रात है, और साथ ही वो अभी नीचे कंबल ओढ़े हुए अभी उसके पहलात का इंतजार करना कि कब पहलात उनका वापस आएगा, कब उसको देख पाएंगे। साथ ही आप देख रहे होंगे अभी जो कि साफ कैमरा में दिख रहा होगा कि कुछ गाँव वाले भी बाहर खड़े हुए हैं, उसके परिवार के लोग भी हैं, गांव के लोग हैं, दुआ कर रहे हैं, लगातार दुआ कर रहे हैं कि वो सुरक्षित बाहर निकल आए। लगातार उसको अभी इसी अधिकारी जो कि है यहाँ पे वो भी मौजूद है, साथ ही वो उस बात को देख रहे हैं कि लगातार काम जारी रहे और कहीं ना कहीं काम न रुके, वो उसमें सभी रुके हुए हैं। जी, तो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार गाँव वाले भी वहाँ बने हुए, परिवार वाले डटे हुए हैं और यहाँ लोग दुआएँ ज़रूर कर रहे हैं, माता पिता को, परिजनों को गांव के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस तक पहुंचना है। टीम लगातार कोशिश कर रही है, गांव वाले भी परेशान हैं और हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब तक टीम जो है वो प्रहलाद तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र, नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी धमाकेदार बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और इसी दावे के साथ बीजेपी के मंत्री बनने के लिए खींचतान भी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी को ये भी खबर है कि उपचुनाव में सिंधिया समर्थक मंत्रियों से आधा दर्जन मंत्री हारेंगे, लिहाजा बीजेपी के वो तमाम नेता जो मौजूदा सरकार में मंत्री नहीं बन सकते थे, वो 7 से 8 मंत्रियों की खाली जगह को भरने के जुगाड़ में है। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई, संजय पाठक, राजेंद्र शुक्ल और रामपाल सिंह जैसे नेताओं ने मंत्री बनने के लिए दावेदारी शुरू कर दी है। मंत्री पद की चाहत में बीजेपी के विधायकों ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी ने मंत्री पद के लिए खींचतान की बात को खारिज किया है। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है कि मंत्री पद के लिए दावेदारी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसको मंत्री बनाना नहीं बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार प्राप्त होता है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस मध्य प्रदेश में है। उपचुनाव के बाद वो सरकार संख्या बल के आधार पर और सशक्त होगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 2023 के चुनाव के पहले तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित रहेगी, जनता की सेवा करती रहेगी और कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, पार्टी संगठन तय करेगा। पिटाई हुई है बीजेपी की और इसीलिए जो है दावेदार बाहर से निकल के आ रहे हैं। जिनकी दुकान बंद हुई थी इन गद्दारों के कारण, उनको लग रहा है अब गद्दार हारेंगे तो हमारी दुकान सेट हो जाएगी, तो वो सब लोग लॉबिंग करने में लग गए हैं। अभी तो बड़ा काम चलेगा, पैसे खर्चे कौड़ी जिन ने अभी किए हैं इस चुनाव में, वो भी हिसाब किताब मिलाएंगे। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, कोई भी दीपावली की मिठाई खाने आना चाहे तो उसका स्वागत है। आपको ध्यान में कि कंट्रोल रूम के अंदर बैठ करके जिस दिन चुनाव था और जिस प्रकार से मतदान मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बम्पर वोटिंग ही इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी इन 28 विधानसभाओं में प्रचंड बहुमत से जीत रही। प्लानिंग की कोई जरूरत ही नहीं, सरकार है, सरकार रहेगी और अब अच्छी चल रही है, देख ही रहे हो आप लोग। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जयंती पर आज कांग्रेस दफ्तर में दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी के साथ कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने कल भी वोटिंग की समीक्षा की थी, समीक्षा में हम सभी सीटों में पीछे नहीं हैं, प्रलोभन देने के बाद भी जनता प्रभावित नहीं हुई। दिग्विजय ने कहा कि हमारी शिकायत पर ध्यान देते तो चुनाव के दिन घटना नहीं होती, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। समीक्षा में ये बात सामने आई है, कोई ऐसी सीट नजर नहीं आ रही है जहां हम लोग पीछे हों। मतदान के समय गोलियां चली, लोगों को मारा पीटा गया, मारने की धमकी दी गई, गाड़ियां जलाई गई, उन्हें तत्काल न केवल गिरफ्तार किया जाए लेकिन उन पर सख्त से सख्त सजा उनको दिलाने का प्रयास किया जाए।
मुरैना की सुमावली सीट से पीएचई मंत्री अनिल सिंह कंसाना की किस्मत का फैसला भी 10 नवंबर को होगा। कंसाना का कहना है कि वो जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने मतदान के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप लगाया। वहीं दिग्विजय सिंह के केरी कॉलिंग कराए जाने के बयान पर उन्होंने दुख जताया। कंसाना ने कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करता था, पर निजी आरोपों के बाद वो सम्मान के काबिल नहीं है। देखिए, न तो मैं चुनाव में तनाव में था और न मैं आज तनाव में हूँ। दिग्विजय सिंह जी की उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए उनकी थोड़ा वो मानसिक संतुलन खिसक गया है और उनने इस प्रकार के व्यक्तिगत मेरे पे आरोप लगाए हैं, उनसे मैं बड़ा आहत हूँ। मध्य प्रदेश में सरकार अगले 40 दिनों में नई उद्योग नीति की घोषणा कर देगी। जबलपुर में औद्योगिक इकाइयों के संचालकों के साथ बैठकों के दौरान ये बात एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार विचार कर रही है कि कैसे उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाए और आखिर कैसी नई इंडस्ट्री से नौजवानों को रोजगार दिए जाए। कोई मुद्दा पेंडिंग नहीं है, सब की बातें सुनी और उनको आने वाले समय के लिए नए आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा चंक ऑफ इंडस्ट्री आने वाला है, उसके लिए तैयार करने के लिए सब संकल्पित हुए हैं। दमोह में पीडब्ल्यूडी के बाबू और ठेकेदारों के बीच लेन देन की बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि IBC 24 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। याद कर रहे थे अब बड्डे कि देखो कमीशन देवे के लाने केस पैसा जाने अब अपन हो चेक दे है अपन ने लोगों को अब अपन को दे है कल परसों पैसा सो बंदे दा केस कौन देता है। अब बिल दिए थे अपन दुकान पे सो बिल दिए थे भी 2% काटा पैसा दे इतना का। अरे यार तो साहब बस के तो दे दो यार। कितने हो रहे साहब के हमें का पता, तुम बताओ जीएसटी कार्ड के कितने को बनू सोते दे रहे 1350 को पेमेंट है तुमको तब तो पता है, पर हमें क्या पूछा था यार हमसे। नहीं जो जीएसटी कितनी है मैं जो अलग करेंगे बता तुम साहब को दे रहे 12 दूनी 24 हो 24,000 है 1173। हाँ तो 11.5 23,000 रुपया दे रहे और का है ठीक है। क्या होता है भाई, जब हम लोग काम करते हैं तो इतना अब नहीं बचता हम लोगों को। कमीशन की वही परंपरा चली आ रही है 10 साल पुरानी, कमीशन इनको वही चाहिए, काम भी पूरा चाहिए। हम लोग काम हमेशा अच्छा करते हैं, अभी कोई काम ऐसा नहीं करते कि कोई काम खराब करे, लेकिन इनको कमीशन चाहिए। तो वीडियो तो उनको नहीं बन सकता, तो बड़ी मुश्किल से मैं इनका ऑडियो बना पाया। बकायदा आवाज हम नहीं कह सकते हमारी है, तो आवाज तैयार हो जाती है। चलिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो रही है आप लोगों की लेन देन की, क्या कहेंगे? नहीं, कोई लेन देन की बात हमने नहीं की किसी से। अच्छा, स्टेट जीएसटी के एंटी एविजन ब्यूरो की जबलपुर टीम ने छिंदवाड़ा और भोपाल में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एंटी एविजन ब्यूरो ने मैक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के छिंदवाड़ा और भोपाल स्थित दफ्तर में छापामार कार्रवाई कर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा किया है। मैक्स इंफ्रा कंपनी रेलवे और बिजली कंपनियों की सर्विस को और गुड्स सप्लाई करती है, लेकिन इसके एवज में जीएसटी की अदायगी नहीं की जा रही थी। ऐसे में स्टेट जीएसटी की एंटी एविजन विंग ने कंपनी के सौंसर और ओबेदुल्लागंज में स्थित दफ्तरों में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कंपनी ने अपनी गलती मानते हुए 6 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि टैक्स के रूप में जमा करवा दी है। जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक वो कंपनी के पूरे रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत, अंतिम जांच के उपरांत तथ्य सामने आएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया व्यवसायी ने अपनी त्रुटि मानते हुए जांच समय ही जो है 6 करोड़ 54 लाख रुपए जमा कर दिए। क्योंकि छिंदवाड़ा में कोई व्यवसाय स्थल नहीं मिला, लेकिन भोपाल में कार्रवाई जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।